रिकॉर्डिंग स्टार्ट होएगा सर? हाँ सर। ओके सर, ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग अगेन, गुड आफ्टरनून वॉटेवर। अच्छा, तो इनकम टैक्स क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सर डिडक्शंस पे। हाँ, इनकम टैक्स कैलकुलेशंस हो रहा है डिडक्शंस रिलेटेड। सर व्हाट अबाउट डिडक्शंस? मैं कल आप लोगों को डिडक्शन रिलेटेड बहुत इंट्रोडक्शन दिया, आज और इंट्रोडक्शन नहीं देना। आज मैं जहाँ से कल छोड़ा था मैं वहाँ से बात करूँगा। तो ये डिडक्शंस का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैं कल यस्टरडे वाले क्लास में डिडक्शन रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर दिया, जहाँ पर मैं डिडक्शंस क्या है, डिडक्शन रिलेटेड जो ओवरव्यू है, और अलॉन्ग विद दैट कि किस तरह का डिडक्शंस जीटीआई से मिलता है, मैं उसके बारे में बात किया है। इवन आप लोगों को एक समरी चार्ट भी बना के दिया, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम पे याद करने के लिए आप लोगों को हेल्पफुल हो। क्योंकि एग्जाम टाइम पे सबसे जरूरी होता है कि कौन सा सेक्शन के थ्रू से डिडक्शन अवेलेबल होता है, मतलब किस सेक्शंस में क्या बोला है, ये बहुत जरूरी होता है। मैंने और कुछ क्वेश्चंस भी कल करवाया था डिडक्शन से रिलेटेड। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारा डिडक्शन से रिलेटेड छोटा छोटा पार्ट था, मैं उसको भी सॉल्व कराया था। सो आज क्या करना है सर? कल एक चीज बाकी रखा था, क्या बोला तो? कल एक बहुत वाइटल पार्ट बाकी रखा था, दैट इज कि कल मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि अमाउंट क्या क्या है। आज मैं आपको अमाउंट पे भी चर्चा करूंगा, और डिडक्शन से रिलेटेड करीब 15-20 क्वेश्चन है, मैं कुछ क्लासेस में आज करवाऊंगा और कुछ आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दूंगा। तो ये आज का मेन टारगेट है, डिडक्शंस को पूरा एकदम ग्रिप में बनाना, ठीक है? डिडक्शंस आप तभी अच्छे से समझ सकते हो अगर आपने टोटल इनकम का कैलकुलेशंस करके रखे। अगर आपने टोटल इनकम कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं किया क्लास, मतलब मैंने हाल फिलहाल में ही टोटल इनकम सॉल्व करवाया, तो अगर आप टोटल इनकम कैलकुलेशंस अच्छे से किए हो ना, तो आपको डिडक्शन समझने में आसानी होगा। और अगर बाई चांस आपने नहीं किया, तो मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि आप एक बार जरूर टोटल इनकम का क्लासेस जरूर देखें, तो आपको हेल्प होगा, ठीक है? बाकी ऐसे भी जो नहीं किया उसको भी डिडक्शन समझ में आ जाएगा। डिडक्शन इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग सर, है ना? मतलब जब हम लोग किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपने टैक्स पेमेंट के लिए, तो टैक्स कंसल्टेंट एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का थोड़ा सा सुविधा करने का कोशिश करता है। वो खुद भी करता है, और जो टैक्स पेयर है, मतलब जो एसएससी है, वो भी चाहता है कि उसका टैक्स लायबिलिटी थोड़ा कम हो जाए। लेकिन बोलने से तो नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि मैं कम टैक्स देना चाहता हूँ तो क्या मेरा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा? नहीं सर, मेरे कहने पे ना कहने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर मेरे एक्टिविटी से, फर्क पड़ता है मेरे एक्टिविटी से। मतलब कौन सा एक्टिविटी? जो एक्टिविटी मैंने आपको कल बताया, मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार आपको कल वाला बात याद दिलाता हूँ, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में, स्क्रीन नजर आ रहा है ना सबको? हेलो, आई थिंक स्क्रीन आप सबको नजर आ रहा होगा, बोलो सर। यस सर। ओके, तो स्क्रीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, कि मैं आपको क्या बोला कि आपको डिडक्शंस तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्टिविटी करोगे। तो जैसे कि टॉपिक क्या है? टॉपिक है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आप एक इंडिविजुअल अलग अलग हेड से इनकम किए, सिंपल कहानी है। आप सैलरी कमा लो, आप बिजनेस प्रोफेशन से कमा लो, आप कैपिटल गेन करके कमा लो, आप अदर सोर्स से कमा लो। 5 हेड है ना? अब इस 5 हेड से जहां से मर्जी इनकम कर लो। इनकम करने के बाद जिसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ लो। जोड़ने के बाद आपका जीटीआई बनता है, ठीक है? अब जैसे इनकम जोड़ के आपका ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है इंडिविजुअल डिडक्शन वगैरह देने के बाद। अब ग्रॉस टोटल इनकम जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेते हो, अब ग्रॉस से आपको नेट में जाना है। आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो नेट पे बनता है, ग्रॉस पे नहीं। तो ग्रॉस से नेट पे जाने का क्या तरीका है? ग्रॉस पे आप डिडक्शन प्रोवाइड करो तो आप नेट पे पहुंच जाओगे। ये चीज मैं कल भी आप लोगों को दिखा रहा था, टोटल इनकम का जो फ्लो चार्ट था। तो उसमें मैं ये चीज आपको कल भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेशन करते हैं, जिसका फ्लो चार्ट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से। लेकिन मैं ऑलरेडी टोटल इनकम में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हैं आप कि जैसे ही मेरा जीटीआई कैलकुलेट हो जाता है, पूरा टोटल इनकम मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेशन का जो एक एक स्टेज है, ठीक है? जैसे ही मैं जीटीआई कैलकुलेट कर लेता हूँ, देन देयर इज अ
कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, और जिसमें हाल फिलहाल में हम लोग इसी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही हो जाएगा फिर मेरा टोटल इनकम आ जाएगा, और इस पे मेरा टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली बनता है। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट इतना भी सिंपल नहीं होता है, मतलब क्योंकि डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई में थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। तो कल के क्लास में, यस्टरडे वाला क्लास में, मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, मैंने आपको ये कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोला कि एक्टिविटी क्या है कि डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, मतलब आपको डिडक्शंस किस किस कारण में मिलता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, मतलब क्या क्या रीजन है जिस पे डिडक्शंस गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है, कि अगर आप कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट करते हो जिसका संख्या सबसे ज्यादा है, सर्टेन टाइप्स ऑफ पेमेंट में डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, देयर इज अनदर हेड, डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट अदर डिडक्शंस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट, थोड़ा सा छोटा करके। इस पे मेन मेन जो सेक्शंस होता है, जिसमें कि 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, ठीक है। फिर आपका इधर आ जाता है 80DDB, 80E, 80EE और 80EE, 80EEB, ठीक है। फिर आता है 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC। These are one of the popular sections from the पेमेंट पार्ट, मतलब डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट पार्ट से ये कॉन्सेप्ट आता है सर। ये सेक्शंस के बारे में कल में लिखाया भी आपको और थोड़ा समझाया भी। ठीक है, लेकिन और भी क्वेश्चन आंसर करना है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम में क्या क्या है, मेनली देयर आर नॉट वेरी मच, 80JJAA, 80RRB, 80QQB। ठीक है, इस तरह का सेक्शन है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम में क्या है, 80TTA एंड 80TTB, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बार बार सवाल होता है इसमें, मतलब क्वेश्चन इस पे जरूर देखने को मिलता है सर रियल लाइफ में। अनदर कॉन्सेप्ट इज, अनदर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट, सॉरी अदर डिडक्शन, जिसमें आपको 80U नजर आता है। अब ये मैं कल आपको लिखाया भी था फ्लो चार्ट बना के, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था जिसके अंदर हमें 80T, 80D, आप देख सकते हो 80C, 80D। ठीक है, हम लोग क्या क्या सेक्शंस कवर किए, 80G, 80TTB, है ना, साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट भी करना पड़ा, और साथ में आपको अलग अलग डिडक्शंस को भी देखने का मौका मिला। ऐसा ही वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मेरे को आज भी करने का इच्छा है। ठीक है, बट क्वेश्चन करने से पहले एक बात करना जरूरी है। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस तो होगा, लेकिन डिस्कशन होता रहेगा, आप लोगों को भी प्रैक्टिस होता रहेगा, कुछ आपको मैं करवाऊंगा, कुछ आपको घर पे करना है। लेकिन किंतु परंतु एक बहुत वाइटल बात, सर जल्दी बोलो सर, वाइटल बात ये है कि डिडक्शंस का जो क्वांटम है उसका थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए ना, मतलब नहीं तो क्या है ना, क्वेश्चन करने के टाइम पे ये समझ में नहीं आता कि सर मैक्सिमम अमाउंट क्या है, परमिसिबल डिडक्शंस अमाउंट क्या है, कितना डिडक्शंस ले सकते हैं। एक बार पढ़ा देते हैं सर अमाउंट, हाँ, अमाउंट एक बार पढ़ा देने से आपको डिडक्शंस का एक बार रिविजन भी हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी थोड़ा कनेक्शन में सुविधा होगा। ठीक है, हो सकता है एक दो पॉइंट इधर उधर स्कीप हो जाए, बट अगर जब बाद में मैं और कुछ पॉइंट आपको बताने का जरूरत पड़ेगा मैं आपको फिर बता दूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने का। फिर जैसे जैसे सिचुएशंस होगा, जो बाई चांस मिस आउट हो जाएगा अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको, इंपॉर्टेंट सारा चीज होता है तो मैं आपको फिर कवर करूँ। ठीक है, क्या है ना सर, इनकम टैक्स इज वास्ट कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको कॉन्साइज वे में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करके बताने का, ताकि आप लोग बात को समझो और उसको प्रैक्टिस करो। नहीं तो इनकम टैक्स में इंसान खो जाते हैं, तो मैं खोना तो है बट प्यार से, हाँ सर, खो जाओ पर प्यार से, जैसे वो किटकैट का या किसका 5 स्टार का ऐड देता है, जो खाए खो जाए। चलो ठीक है, तो खोने का मतलब ऐसा नहीं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन से खो गए। अच्छा, कल सर हम लोगों ने 80C पढ़ा था। 80C में क्या क्या कवर होता है बोले तो, 80C में पब्लिक प्रोविडेंट फंड कवर होता है, मतलब मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। कल जो लिखाया था मैं उसका ही आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिविजन कर रहा हूँ। क्यों सर रिविजन क्यों, अरे सर सुन लो, क्योंकि ये चीज बार बार लोग भूल जाते हैं, इसीलिए। और अमाउंट भी तो बताना है। पेन ले लेना, पेन लेना भूल गया।
जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर 80C के तहत कोई एसएससी कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। मतलब क्वेश्चंस के अंदर तो 80C नजर आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में स्पेशली सैलरीड पर्सन तो पैसा रखते ही है ना। एलआईसी, ऐसा कोई घर मिलेगा नहीं भारत में आपको जिनका एलआईसी में अमाउंट प्रीमियम नहीं भरता। मतलब सीरियसली, मतलब बहुत कम जो एलआईसी में पैसा नहीं रखता है। भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी भी है और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इंस्टीट्यूशनल लेवल में भारत का। सो इट्स ह्यूज ह्यूज पैसा का जगह है सर। तो एलआईसी, पीपीएफ, आप जो भी प्रीमियम अपनी फैमिली के लिए भरते हो उसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन दिया जाता है 1.5 लाख। 80C का ये लिमिट है अभी, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लिए यही एप्लीकेबल है। फर्दर जो चेंजेस वगैरह आगे आगे आएगा तब वो देखा जाएगा। नेक्स्ट दिसंबर एग्जाम या ऑनवर्ड्स एग्जाम में जो भी एप्लीकेबल होगा तब बताएंगे। बट फिलहाल मई जून वाले जो है उनके लिए ही एप्लीकेबल है। फर्दर अपडेट जब मिलेगा तो आपको बताएंगे। सो 80C के तहत अगर आप पीपीएफ में पैसा रखते हो, एलआईसी प्रीमियम में पैसा रखते हो, ठीक है। अच्छा, पीपीएफ के अलावा अगर एग्जाम में आपको एसपीएफ दिख जाए, आरपीएफ दिख जाए, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड दिख जाए, तो क्या छोड़ दोगे? सर पीपीएफ नहीं बोला है इसलिए हम छोड़ दिए। नहीं सर, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको बात समझना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो समझ गए आप, बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक ही टाइप ऑफ चीज है, थोड़ा सा नाम अलग अलग यूज होता है प्रोविडेंट फंड में। सैलरी चैप्टर में थोड़ा सा मैं इसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ। बट करेंटली यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ये सब जगह में पैसा रखते हो, फैमिली वेलफेयर में आप अपने लिए खर्चा करते हो, तो वो भी गवर्नमेंट कहता है कि चलो भाई अपना ख्याल रखता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है, इनको थोड़ा डिडक्शन दे दिया जाए। मतलब सरकार का मानसिकता समझो। व्हाट गवर्नमेंट वांट्स, गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि अगर कोई अपना वेलफेयर कर रहा है, अपने फैमिली का वेलफेयर कर रहा है, और सरकार भी तो इसीलिए है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? वो भी तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बना है। उसका क्या काम है? देश को चलाना, देश को संभालना, एक सोशल काम है। देश चलाना एक सोशल काम है सर। पॉलिटिकल नेता लोग कमाते अच्छा है, वो अलग बात, बट वो कमाने के लिए नहीं नेता बनना चाहिए सर। नेता तो देश के लिए काम करने के लिए। इसीलिए तो देश आगे, मतलब देश का अच्छा हालत क्यों नहीं है बोलो तो, क्योंकि पहले जैसा नेता नहीं है ना। आपको देश में नेताजी जैसे नेता मिल रहा है, ना आपको राणा प्रताप जैसे देशभक्त मिल रहा है, ना तो ऋषि अरविंद जैसे मिल रहा है, ना तो खुदीराम या भगत सिंह मिल रहा है, क्योंकि वो देश सेवा के लिए काम करते थे। आजकल तो वही दिक्कत है कि देश सेवा वाला नेता नहीं मिलता, इसी चक्कर में देश का हालत खराब हो जाता है ना। हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा नहीं है, सब बेकार है, समाज बेकार है। हाँ, इसीलिए बेकार है क्योंकि वैसा नेता नहीं है हमारे पास। छोड़ो सर, सामाजिक बात में बात नहीं करना है, हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं। सो चलो सर, पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक। अगर आप देखो सर, 80C क्या क्या कवर करता है, भूलना नहीं है। एलआईपी कवर करता है, पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ कवर करता है, सुपर एन्युएशन फंड, सिमिलर टाइप ऑफ फंड जो अप्रूव्ड होगा। हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। सरकार अप्रूव करेगा तभी उस फंड को हम लोग ले सकते हैं, अगर अनअप्रूव्ड है तो नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में मान लो अप्रूव्ड बोला नहीं, तो फिर आप किस तरह से क्वेश्चन करके आओगे? ऐसा करके आना सर, एज्यूम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। अगर कहीं क्वेश्चन मेंशन नहीं किया कि सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड है कि नॉट अप्रूव्ड नहीं है, तो फिर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप एज्यूम करके करेंगे। ओके। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, एलआईसी, यहां से पैसा लेके किए हो। हाउसिंग लोन कहां से लिए सर? बैंक से लिए, एलआईसी से लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से लिए, और उनको रीपे कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको डिडक्शंस देगा। ट्यूशन फीस, अगेन बात समझे, ट्यूशन फीस इन इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी टू चिल्ड्रन। कल मैंने आपको समरी लिखा था, आज थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे लोगों के लिए ट्यूशन फीस भर रहे हो, इंडियन यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का, फुल टाइम एजुकेशन एनी टू चिल्ड्रन का, उसमें भी आपको डिडक्शंस मिलेगा। टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर विद शेड्यूल्ड बैंक। अगर आप एफडी रखते हो, ठीक है, नॉट लेस देन 5 ईयर्स विद शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड, ठीक है। शेड्यूल कहाँ है? आरबीआई में, ठीक है। ऐसे जगह में भी अगर आप ऐसा रखते हो तो भी आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा।
सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड। सर पहले तो ये समझना चाहिए आपको कि नाबार्ड कौन है और बॉन्ड क्या होता है। सर बॉन्ड मतलब लोन। सर लोन मतलब क्या, आप देंगे, यस आप लोन प्रोवाइड करोगे। किसको, नाबार्ड को। किसके तहत, बॉन्ड पेपर के तहत। सर नाबार्ड कौन, नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। सर क्या करता है, सर बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एफआई है भारत में, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट में एंड नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, अलाइड मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, अगर किसी को मिल्क फैक्ट्री बनाना है, वाटर रिलेटेड कुछ काम करना है, गांव में डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी मैटर, ठीक है। फिर आपको एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ एनिमल रिलेटेड जो फूड होते हैं ना, उस तरह का जो भी इंडस्ट्री, मतलब जो बेसिकली विलेज लेवल में ज्यादा चलता है, ठीक है। और विलेज लेवल में डेवलपमेंट ना होगा तो शहर का लोग क्या खाएगा। हाँ सर, पत्थर, मार्बल, टाइल्स, आई डोंट नो सर, ठीक है, या कांच। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ज्यादा सिटी 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 करके, अब सिटी का लोग खाएगा क्या, पत्थर खाएगा। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस जो गांव के डेवलपमेंट में काम करते हैं, इनको जब पैसे का जरूरत होता है ये बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। सर बॉन्ड में मानो इसको 3,000 करोड़ चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये 3,000 करोड़ उठाने के लिए मार्केट में बॉन्ड लाएगा। अब आप उनको लोन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो आप जो लोन प्रोवाइड करोगे उसमें भी गवर्नमेंट आपको क्या कहता है, आपको डिडक्शन मिलेगा। तो याद रखना, अगर एग्जाम में आपको इस तरह का कोई भी दिख जाए, ये भी 80C के अंदर आता है। सर इतना सारा चीज 80C के अंदर घुसा दिया, अब घुसा दिया तो घुसा दिया, हम क्या कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलो। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब सर ये अनदर नेम ऑफ एफडी है। एफडी का ही दूसरा नाम टाइम डिपॉजिट होते हैं। कोई मुझे बता सकते हो सेविंग्स का दूसरा नाम क्या है। एग्जाम में कई बार ना आपको अलग अलग टाइप ऑफ एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, सेम थिंग। फिर डू यू नो एनीथिंग, एनी अदर नेम ऑफ सेविंग्स अकाउंट जो मार्केट में चलता है। एनी आइडिया सर, किसी को भी पता है कि सेविंग्स डिपॉजिट को क्या कहते हैं। सर फाइनेंशियल लिटरेसी में पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, बोलो। टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट। टर्म, टाइम सब एफडी है, सब एफडी का। सेविंग्स का दूसरा नाम है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों, बहुत सिंपल है ना। हम लोग कभी भी अपने हिसाब से जाके पैसा उठाते हैं ना सेविंग से, लेकिन क्या एफडी से उठा सकते हैं सर। क्या हम लोग एफडी से जब मर्जी पैसा उठा सकते हैं, नहीं, है ना। लेकिन डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, जब मर्जी डिमांड करो आपका सेविंग से, ठीक है। बैंक आपको ना नहीं कर सकता। आप सेविंग्स अकाउंट को मिनिमम लिमिट से नीचे अगर नहीं करोगे, इवन मिनिमम लिमिट खाली भी कर सकते हो, पेनल्टी होगा वो अलग बात, बट मान के चलते कि मिनिमम लिमिट आपका है 5,000 का या 10,000 का, उसके ऊपर आप अपना पूरा बैंक खाली कर सकते हो, बैंक कुछ नहीं बोलेगा। हाँ एक लिमिटेशन होता है पर डे विड्रॉल का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप खाली कर सकते हो। अच्छा, सो 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट ये भी 80C का पार्ट है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो एडिशनल अकाउंट ऑफ एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा रखते हैं। मैं कल भी आपको बता रहा था, ठीक है। इसको 80CCD में भी रेफर किया गया है, टीयर 2 अकाउंट के नाम पे, ठीक है। तो मैं भी इतना कहना, मतलब 80CCD में अभी आपको बात करते हैं सर, लेकिन आपको एक चीज याद रख दिलाऊं सर, इतना सारा चीज मिला के मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप जो भी कर लो, आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 1 लाख, कुछ भी कर लो आप, बट मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया है। कितना, हेलो, कितना, 1,50,000। 80C के तहत मैक्सिमम लिमिट जो है दैट इज 1,50,000। इससे ज्यादा डिडक्शन के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है। अब मतलब आप कहीं पे भी कितना LIC में डाल दो, पीपीएफ में डाल दो, कहीं पे जितना पैसा डालना है, मतलब जो जो पॉइंट में भी आपको एक्सप्लेन किया, आप कहीं पर भी पैसा रखो, कहीं पर भी आप पेमेंट करो, डजेंट मैटर।
मैक्सिमम 1.5 लाख तक का लिमिट। बोलो। স্যার ইন্স্যুরেন্সে ঢাললেই তো 1.5 লাখ টাকা দিচ্ছে যে যে কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে হেল্প দেয়। हाँ मतलब लेकिन यहाँ पर मान के तू इंश्योरेंस में डाला है 50,000, ठीक है, तू पीपीएफ में डाला है 50,000, तू हाउसिंग लोन रिपे कर रहा है 50,000। एक सेकेंड, तुम हाउसिंग लोन रिपे कर रहे हो 50,000, ठीक है, तुमने ट्यूशन फीस अपने बच्चे लोगों के लिए भरा 50,000, जिस एग्जाम्पल के लिए, तो तुमने टोटल कितना भर दिया? 1 2 3 4 2 लाख अमाउंट तुमने खर्चा कर दिया। কিন্তু अब স্যার तुम লেস তো পাবো daily। लेकिन मानो तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम है 12 लाख, ये तुम्हारा जीटीआई है, मतलब सारा हेड कैलकुलेट करके सैलरी कमाया, एचपी कमाया, कैपिटल गेन कमाया, सब करके 12 लाख कमा लिया। तो क्या अब आप बोलोगे कि मेरा 80C में ये सब इनकम, ये सब पेमेंट है मेरा एज पर 80C, मैं डिडक्शन लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम 2 लाख डिडक्शन ले सकते हो सर? না না স্যার 1.5 লাখ টাকা দিতে পারবো यस सर, সেক্ষেত্রে। मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख। तो आप भले ही 2 लाख का खर्चा कर चुके हो, बट आपका लिमिटेशन है 1.5 लाख। तो 12 लाख से 1.5 लाख आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो एज पर 80C। बट इसमें भी ट्विस्ट है, इसमें भी ट्विस्ट है, थोड़ा वेट करो बताता हूँ। इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बोलो तो? सिर्फ 80C नहीं, इसमें और भी कुछ सेक्शन जुड़ जाएगा, जैसे 80CCC, जैसे कि 80CCC इंडिविजुअल के लिए लागू होता है। एक बात का ध्यान रखना, 80C जो था वो इंडिविजुअल एज वेल एज HUF दोनों में एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता है, HUF फैमिली का, उसमें जो करता है वो अपनी फैमिली की तरफ से, या करता जो है वो अपनी फैमिली मतलब होल फैमिली, उनका फैमिली मतलब सिर्फ करता का बेबी बच्चा नहीं ले, करता का बेबी बच्चा नहीं, मतलब वो कोई भी फैमिली मेंबर ऑफ द HUF जिसमें 4 भाई हो, ठीक है, चारों भाई का चारों बेबी हो, ठीक है, उनका बच्चा लोग हो, माँ बाबा, ठीक है, एक फैमिली के अंदर, उसको HUF कहलाता है। तो जो भी HUF का मेंबर है, उनके किसी के लिए भी वो अगर कोई प्रीमियम भरा है ना, तो वो भी ले सकता है। लेकिन मैं ये बात किसके लिए कर रहा हूँ? मैं 80C के लिए बोल रहा हूँ। 80C इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हमारा पर्सन कहलाता है, ओके, जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड मतलब कोई जाति धर्म का बात नहीं है, ये इंडियन फैमिली कल्चर में बिल्डअप हुआ कॉन्सेप्ट को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, ठीक है, इसमें कोई जात पात धर्म को मत लाओ। और इसके अंदर सिख जैन बुद्धिस्ट फैमिली को भी रखा जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट इस्लाम, कोई दुश्मनी नहीं है, इस्लाम का अपना पर्सनल लॉ है, उसके लिए उनको अपने लॉ को फॉलो करने दिया जाता है, दैट्स वाई, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर इस्लाम को नहीं रखा, जरूर कुछ बात होगा, कोई बात नहीं सर, ये भारत है, यहाँ सब कोई अपना धर्म पालन कर सकता है। 80CCD, अच्छा 80CCC क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया फॉर एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, एक पेंशन फंड जिसमें कोई भी अमाउंट आप पेंशन फंड में डालते हो, आप पेंशन फंड में डालते हो फॉर एनी एन्युटी प्लान। एन्युटी क्या होता है? फाइनेंशियल टर्म है सर। टैक्स एंड फाइनेंस एक दूसरे के साथ बड़ा मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। बंदा अपना पर्सनल फाइनेंस करेगा तो अल्टीमेटली उसका टैक्स में इफेक्ट दिखेगा। बात समझ रहे हो सर? टैक्स एंड फाइनेंस, कल का इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप देखे हो, सीए इंस्टीट्यूट का एक एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है, उसमें इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, मतलब सीए इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि सीए क्या करता है फ्रॉम 1949 से। तो एडवर्टाइजमेंट में सीए इंस्टीट्यूट बता रहा है कि अगर आपको टैक्स एंड फाइनेंस फील्ड में टॉप क्लास बनना है तो हम लोग उस फील्ड को पूरा भारत में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, हम लोग उस पर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो टैक्स एंड फाइनेंस, यही 2 वर्ड यूज किया था। अकाउंट्स नहीं लिखा था, सिर्फ टैक्स फाइनेंस लिखा था। मैं देख रहा था, अकाउंट्स का अलग से बोला था, लेकिन टैक्स फाइनेंस को एक साथ बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि टैक्स एंड फाइनेंस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो ना, ये एन्युटी, एन्युटी आपका पर्सनल फाइनेंस का मैटर है। मतलब आप किसी पेंशन फंड में क्यों पैसा रखोगे? क्योंकि वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा,
या फिर जब आप रिटायरमेंट करोगे आपको उस पर्टिकुलर फंड से जो जो पेंशन आपको सरकारी ऑफिस दे रहा था उसी तरह का पेंशन फंड से आपको उस पेंशन फंड का पैसा आप लमसम में बाद में उठाओगे, रिटायरमेंट के बाद अपना जिंदगी चलाओगे। तभी तो लोग पेंशन फंड में पैसा रखेगा, है ना। पेंशन फंड से क्यों पैसा रखेगा? तो ये आपका फाइनेंशियल मैटर है। अब आप अपना फाइनेंस को संभालने जाते हो तो गवर्नमेंट उसमें आपको भी एक बेनिफिट देना चाहता है। तो इसमें कोई भी पेंशन फंड हो सकता है जिसमें आप एन्युटी भरते हो। एन्युटी मतलब सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स। सर ये क्या होता है? सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स क्या होता है? मतलब एन्युटी क्या होता है ना सर, आप ना जैसे मानो आप अपना जो भी सैलरी है या जो भी आपका बिजनेस इनकम है वॉट एवर, ठीक है, आप अपने सैलरी से एवरी मंथ मानो 5,000 करके एन्युटी में भरते हो। मानो आप लाख टका कमाते हो, लाख में से 5,000 आप पेंशन फंड में डेली एवरी मंथ भरते हो। तो 5,000 करके हर मंथ अगर आपका पैसा भरता जाते हो आप, तो उसमें एक लमसम अमाउंट बाद में आपको मिलेगा विथ सर्टेन इंटरेस्ट। से फॉर एग्जाम्पल 8% पर एनम या 9% पर एनम या 6% पर एनम, वॉट एवर बी दी केस, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट मार्केट में ऑन दैट टाइम गोइंग ऑन। ओके, तो ये जो सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट आप डालते जाते हो ना, अच्छा क्या ये 5,000 चेंज नहीं हो सकता? हाँ, एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज भी हो सकता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट एन्युटी तभी होता है जब वो सीरीज ऑफ इक्वल, या तो आप सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट जमा करते जाओगे या फिर सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट आप उठाते जाओगे। मतलब कई बार ऐसे होते हैं ना, सर्टेन टाइम पे आप आज 20 लाख जमा कर दिए, ठीक है, फिर बैंक आपको बोलता है या कोई पर्टिकुलर फंड आपको बोलता है, ठीक है, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में भी करते हो ना, वो भी एक तरह का एन्युटी है। म्यूचुअल फंड में आजकल एसआईपी कॉन्सेप्ट आया ना सर, बहुत बहुत लोग एसआईपी एडवर्टाइजमेंट देख के करता है, बिना समझ के कर देता है, बिना समझ के। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, अरे एसआईपी कर दे हो जाएगा, मतलब कोई फंड को एनालिसिस करना नहीं आता फिर भी कर रहा है। अरे भाई फंड को तो जानो कि वो आपका पैसा कहाँ लगा रहा है और वो पैसा एक्चुअली किस तरह से मैनेज होगा। तो बिना समझ के, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दिया, सचिन तेंदुलकर ऐड दे रहा है, सरकारी लोग ऐड दे रहे हैं, चलो लगाते हैं, एसआईपी करने से ही पैसा पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसआईपी, वो भी स्टॉक मार्केट में जाता है आपका पैसा, स्टॉक में जाता है, बॉन्ड में जाता है। अब एनालिसिस करके फंड में पैसा डालो, नहीं तो बिना जान के बिना समझ के कौन सा फंड क्या है नहीं डालना चाहिए। लेकिन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, लगा रहा है, जाके। अब आगे देखो, 20 लाख का अगर आप लमसम अमाउंट कहीं डाल देते हो तो यहाँ से भी आपको एन्युटी अमाउंट मिलता है। मतलब आपको बैंक बोलता है कि भाई हर महीना आपको 5,000 देंगे या हर महीने आपको 2,500 देंगे। पोस्ट ऑफिस में से अच्छा अच्छा स्कीम चल रहा है, आप एक सर्टेन लमसम अमाउंट भर दो, आपको हर महीने आपके घर में 2,000 3,000 5,000 जिसको जैसे जरूरत है, ठीक है, तो आपको उसको मिलता जाता है। वो भी एन्युटी है। एन्युटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको या तो हर साल भरना पड़ेगा, हर महीने भरना पड़ेगा, या फिर आपको मिलता है। दिस इज एन्युटी। बट यहाँ पर एक्चुअली पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो एन्युटी के बारे में बात कर रहे हैं ये पेमेंट वाला एन्युटी का बात कर रहे हैं। सर इसमें भी आपको मैक्सिमम कितना लिमिट मिलेगा? 1,50,000। सर तो क्या इधर 1.5 लाख एटीसी का, 1.5 लाख 80CCC का 1.5 लाख अलग अलग मिलेगा? अरे सर रुको, कहानी में ट्विस्ट है। अब आता है सर 80CCD, थोड़ा रुक जाओ, सीसीडी पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। 80CCD ये कौन है? 80CCD कौन है सर? सर ये एक सेक्शन है। इसमें भी मैं कल बताया था शॉर्ट में, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, एनी अदर इंडिविजुअल असिस्ट। मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, एनी अदर इंडिविजुअल असिस्ट, इसमें भी सब्सक्रिप्ट कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा बात अलग है। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो 1 जनवरी 2004 के बाद, ध्यान से सुनना, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन, अगर आप 1 जनवरी 2004 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, ठीक है, और एनी अदर एम्प्लॉयर और एनी अदर एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल होना चाहिए, who has paid or deposited any amount in his account under a notified pension scheme। notified मतलब सरकारी नोटिफिकेशंस के तहत सरकार ने बोला कि ये पेंशन स्कीम चलेगा, तभी इसीलिए बोल रहा है नोटिफाइड, ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाइड पेंशन स्कीम में आप पैसा रखते हो। वही Tier 1 अकाउंट अंडर नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना,
अटल कौन? अरे अटल बिहारी वाजपेयी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, मतलब इनका सूझबूझ का तारीफ ही अलग होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। जो भी हो, अटल पेंशन योजना, इसमें वही कॉन्सेप्ट है नेशनल पेंशन स्कीम का। ये सब जगह में अगर आप पैसा रखते हो तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स डिडक्शन का। क्या डिडक्शन मिल सकता है, अमाउंट देख लेते हैं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर डाले या एम्प्लॉय डाले, मतलब यहाँ पर देखो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए भी लागू होता है और एनी अदर इंडिविजुअल, इतने लोगों के लिए लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई एम्प्लॉयर हो या फिर कोई इंडिविजुअल एसएससी, इसमें आपको डिडक्शंस कितना मिलेगा? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कोई भी हो सकता है। इन केस ऑफ ए सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आप एक सैलरीड पर्सन मतलब जॉब करते हो, डिडक्शंस ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, मतलब आप जितना अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करोगे अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ हिज सैलरी। आपका सैलरी का 10% तक आप कर सकते हो। इन एनी अदर केस मतलब डिडक्शन मिल सकते हो। इन एनी अदर केस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 इज रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ जीटीए। तो अगर आप सैलरीड हो तो 10% ऑफ द सैलरी डिडक्शंस के तौर पे अवेलेबल हो सकता है, और अगर आप एनी अदर पर्सन हो तो आपके केस में मतलब लाइक आप अगर कोई एम्प्लॉयर हो तो ग्रॉस टोटल इनकम का 20% आपको मिल सकता है। फर्दर एक एडिशनल डिडक्शंस ऑफ अप टू 50,000 इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B, ये एक अलग से मिलता है। ठीक है, अब अच्छा, इसमें एम्प्लॉयर का क्या कॉन्सेप्ट है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या है? द इंटायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मतलब एक एम्प्लॉयर जब जॉब क्रिएट करता है, ठीक है, जो जॉब क्रिएट करते हैं वही एम्प्लॉयर होता है ना, जो लोग दूसरे को अपनी कंपनी में रखते हैं। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो सैलरी के मतलब एम्प्लॉय की सैलरी में चला जाता है, सिंपल बात है। द डिडक्शंस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के तहत काउंट होता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन आपको लगाया गया है 14% ऑफ सैलरी where the employer is the central government or the state government। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी डिडक्शन के तौर पे जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर कोई दूसरा एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द सैलरी डिडक्शन के तौर पे जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल या स्टेट है 14% ऑफ द सैलरी डिडक्शन, और अगर एम्प्लॉयर एनी अदर है तो 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन मिलेगी। सर ये तो हुआ प्रोविजंस, अब इसका क्वेश्चंस वगैरह भी होगा क्या? अरे हाँ होगा, इसका क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा, और क्लैरिटी मिलेगा कि सर कैसे यूज करना है। थोड़ा सा वेट करो, जैसे हम लोग रोज क्वेश्चंस करते हैं, भरपूर क्वेश्चंस करेंगे डिडक्शंस पे, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आप लोगों से, क्वेश्चंस करने से आप लोगों का क्लैरिटी और मिलेगा। मैं चाहूँ तो एक एक करके क्वेश्चन एक एक करके कर सकता हूँ, लेकिन सर मैं थोड़ा ना उसमें क्या है ना, थोड़ा देरी हो जाता है, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा प्रोविजंस का आइडिया एक बार दे देता हूँ, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं थोड़ा जल्दी भी कवर कर पाऊँ। ठीक है, अच्छा, अब एक ट्विस्ट है सर। ट्विस्ट क्या है? एज पर सेक्शन 80CCE maximum permissible deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD subsection 1 1,50,000। सर ये क्या बोल दिया? However, the limit of 1.5 lakh under section 80CCE does not apply to deductions of 80CC subsection 2 और 80CCD subsection 1B। इसका मतलब यही तो ट्विस्ट है, यही बात मैं आपको करने जा रहा था कि सर ये जो 1.5 लाख का लिमिट आपको 80C से सुनने को मिल रहा है, आप यहाँ पर 80C में देखा आपका इतना सारा अमाउंट पेमेंट करोगे फिर भी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख, फिर आप थोड़ा सा नीचे आते हो आपको 80CCC मिलता है। ठीक है, आपको 80CCC मिलता है, उसमें भी आपको कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड में 1.5 लाख का लिमिट दिया गया। फिर आप और थोड़ा सा नीचे आते हो आपको 80CCD मिलता है, और 80CCD के अंदर आपको 3 अलग अलग सेक्शन मिलता है। एक सेक्शन जो 80CCD सबसेक्शन 1 को बताता है, एक सेक्शन जो 80CCD सबसेक्शन 1B को बताता है, और एक सेक्शन जो 80CCD सबसेक्शन 2 को बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 80CCD के अंदर भी थोड़ा खेल खेल दिया। क्या खेला? 80CCD का सिर्फ 80CCD सबसेक्शन 1 को काउंट करो, बाकी दोनों को छोड़ दो। मतलब ये जो 80CCD सबसेक्शन 1B एंड एज वेल एज 80CCD सबसेक्शन 2, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को छोड़ दो सर अभी।
क्यों छोड़ना है? बिकॉज एक सेक्शन आता है 80CCE, इस सेक्शन के तहत क्या क्या सेक्शन काउंट होगा? 80C आएगा, 80CCC आएगा, 80CCD मतलब CCD सबसेक्शन 1 आएगा। ये तीनों सेक्शन मिला के आपको मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख। बोलो सर, क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में आया सर? 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1, ये तीनों मिलके आपको 1.5 लाख मिलेगा। जिसके बारे में कहा किस कौन सेक्शन में बोला है? 80CCE में बोला। हेलो, थोड़ा हाँ ना बताइएगा सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब ये 80CCE के अंदर 80CCD का 2 और भी सेक्शन है, उसको नहीं रखा गया। मतलब 80CCD सबसेक्शन 2 इज नॉट देयर एंड 80CCD सबसेक्शन 1B इज आल्सो नॉट देयर। अब आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं, 80CCD सबसेक्शन 1B में कौन है? 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर उनको डिडक्शन मिलता है, जिनको और एक्स्ट्रा 50,000 मिलता है। ठीक है, एडिशनल डिडक्शन मिलता है किसी एम्प्लॉयर को, बेसिकली कोई एम्प्लॉय को जो बेसिकली पेंशन स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में डालते हैं, एक्स्ट्रा 50,000 लेना चाहते हैं तो 80CCD 1B के तहत ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। और एक है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के केस में जो है वो 80CCD सबसेक्शन 2। इसमें 2 पॉइंट बोला है। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल या स्टेट है तो 14% ऑफ द सैलरी आप ले सकते हो, और अगर आपका एम्प्लॉयर एनी अदर है, मतलब स्टेट या सेंट्रल वाला नहीं है, तो 10%। तो ये जो 2 केस है ना, ये दोनों केस इस पॉइंट के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो सिंपल बात है, 80CCE बोलता है 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन इज 1,50,000। ठीक है, however the limit 1.50 lakh मतलब 1.5 लाख under section 80CCE does not apply to deduction under section 80CCD subsection 2 as well as 80CCD subsection 1। तो ये था बेसिकली 80C रिलेटेड मैटर का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे जब हम लोग और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी डिडक्शन स्पेसिफाइड क्लासेस कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको और क्लैरिटी से बताऊंगा क्वेश्चंस कराने के टाइम पे कि किस तरह से इसका हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, अच्छा 80D के बारे में बता दूं क्या? थोड़ा 80D का बताना तो सारा ही है। 80D जो है सर, ये इंडिविजुअल एंड एज ग्रुप दोनों पे लागू होता है। ठीक है, इसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है। इसका आपको आइडिया है क्योंकि मैं कल जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा था, कल जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था उसमें भी ये 80D का डिस्कशन हम लोगों ने कर रहा था सर, है ना? कल के क्लास में मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी मैं आपको यही चीज बता रहा था। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किनके लिए लागू होता है? इंडिविजुअल एज वेल एज एच। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कौन भरेगा और उनको कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा? सर, एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ, किसके लिए? किसके लिए इंश्योरेंस कर रहे हो? सेल्फ, खुद के लिए। स्पाउस, अपने बीवी या बर के लिए, मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल, अच्छा एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और आपके ऊपर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आप इंश्योरेंस करते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ HUF अगर आप इनका अनडिवाइडेड फैमिली हो तो आपके किसी भी फैमिली मेंबर के, कोई भी जो भी HUF का मेंबर है, एनीबडी, एनीबडी, चाहे वो डायरेक्टली आपका बेटा हो बेटी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो HUF का मेंबर है, मतलब आपका ताऊ चाचा, मतलब आपका काका जेठा, उसका बेटा है उसका बेटी है, बट बिकॉज वो HUF का मेंबर है, बिकॉज वो HUF का मेंबर है तो भी चलेगा। तो आपका लिमिट क्या बांधता है सर? डिडक्शन लिमिट कितना है मेडिकल इंश्योरेंस का? मैक्सिमम 25। लेकिन किंतु परंतु अगर हम थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, अगर हम थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ा मतलब ग्रेटर देन 60, ठीक है, जब से हम सीनियर सिटीजन कैटेगरी में काउंट होते हैं, अगर मेरा एज 60 साल क्रॉस कर गया है, ठीक है, तो मैं 50,000 तक का डिडक्शन ले सकता हूँ। मतलब जो ओल्ड एज पीपल है 60 प्लस के, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और हीज और हर स्पाउस इज अ सीनियर सिटीजन,
इन केस ऑफ इंडिविजुअल और हीज और हर स्पाउस इज अ सीनियर सिटीजन, या तो वो या फिर उनके हस्बैंड के वाइफ, वाइफ के हस्बैंड, अगर वो सीनियर सिटीजन है, इन दैट केस मैक्सिमम लिमिट 50,000 तक जा सकता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। याद रखिएगा सर, नॉर्मल में 25, सीनियर के लिए 50। ठीक है, कल ही क्वेश्चन कर रहे थे मेडिकल इंश्योरेंस, 80D कहता है, लेकिन इसमें और भी कुछ बातें जोड़ना पड़ेगा सर। सर अगर आप एक इंडिविजुअल हो, कंट्रीब्यूट करते हो, अदरवाइज बाय वे ऑफ कैश, देखो सर कैश में थोड़ा दिक्कत है ना, कैश में प्रूफ मिलना है मुश्किल होता है, तो आपको कैश में ज्यादातर देता नहीं है। 2000 मैक्सिमम खर्चा करो, ठीक है, उसके ज्यादा करोगे तो मुश्किल। तो कैश छोड़ के सीजीएचएस, सर व्हाट इज सीजीएचएस? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में नोटिफाइड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड है, अगर वहां पर भी आप पैसा डालते हो तो भी सेम कॉन्सेप्ट, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरना और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालना, ठीक है, प्रीमियम डालना, एक ही बात है, सेम कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल के लिए मतलब नॉर्मल अगर आप बिलो 60 हो तो 25 का डिडक्शन ले लेना, और अगर आप बूढ़े हो गए हो तो अपने स्पाउस भी अगर बूढ़े हो गए कोई भी, तो भी आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में। जितना भी भर लो, 60,000 भरोगे तो भी 50,000, लेकिन सर अगर आप कम भरोगे तो मतलब 45,000 का प्रीमियम है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो क्या 50,000 क्लेम करोगे कि 45 क्लेम करोगे? सर ऑब्वियसली 45 क्लेम करेंगे, ये सब तो मैक्सिमम है, जितना भरोगे उतना ही है, लेकिन मैक्सिमम 50, अगर ज्यादा भर दोगे तो मैक्सिमम 50, कम भरोगे तो कम। सर और कौन है? सर और भी कुछ लोग हैं सर, ये लोग कब खत्म होगा? मरने से। सर कौन मरेगा पता नहीं। एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ पेरेंट्स। अच्छा, अब सर बच्चा बड़ा हो गया, तो बेटा है ना, बेटा बेटी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब बेटा बेटी बड़ा हो जाता है तो अपने पेरेंट्स के लिए जब कुछ करना चाहता है तो वो ये पिक्चर में आ जाता है। एनी प्रीमियम पेड otherwise than by way of cash to keep in force an insurance of the health of the parents, हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो whether or not dependent on the individual, मतलब चाहे पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो। कई बार होते हैं कि पेरेंट्स का काम चला गया या रिटायर कर गए तो वो अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं, है ना। कई बार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, जब तक जीते हैं अपने मतलब शानो शौकत से जीते हैं, मतलब एकदम पूरा उनका अपना कंट्रोल में पूरा है, तो अगर वो अच्छा कमाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं। इन दैट केस ऑल्सो, क्योंकि बच्चा किया है अपने माँ बाप के लिए, तो भी सरकार बोलता है ऐसा बच्चा जरूरी है हमारे समाज के लिए, है ना। तो मैक्सिमम 25, अगर आप बिलो 60 के हो, और अगर आप ग्रेटर देन 60 हो गए, ठीक है, मतलब आप भी बूढ़े हो गए लेकिन आपका माँ बाप अभी भी है, ठीक है, होता है ना सर, बेटा 60 साल का, माँ बाप 80 का, 90 का, हो ही सकता है, ना होने का कोई बात नहीं। अरे वो एक मूवी निकला था 100 टू नॉट आउट, मैं देखा मूवी, आप लोग देखा? ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, देखा आप लोगों ने? जिसमें ऋषि कपूर जो थे वो बच्चा था, 70 साल का बेटा और 100 साल का पापा, मतलब पिताजी 100 साल के और 70 साल के बेटा। बड़ा अच्छा कहानी था, बड़ा बाप बेटा का प्रेम था, गुस्सा था, अभिमान था, बड़ा अच्छा था। देखा नहीं किसी ने? हेलो, अरे आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा हाँ ना बताइएगा सर। हाँ सर, मूवी देखा कि मतलब नहीं देखा? हाँ, क्या ना, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं वो बता, मूवी फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बस, अच्छा, अब इसी पॉइंट पे ये जो 80D के अंदर चल रहे हैं, इस पे कुछ बातें और सुनिए। कहता है एनी अमाउंट पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस के कारण आपने खर्चा किया,
incurred on the health of the assessee or his family member or his parent. Incurred on the health of the assessee मतलब वो खुद के लिए भी कर सकता है, फैमिली मेंबर के लिए कर सकता है, माँ बाबा के लिए कर सकता है, who is a senior citizen and no amount has been paid to effect or keep in force an insurance on the health of such person. मतलब आपने इंश्योरेंस से कोई खर्चा नहीं किया, आपने मेडिकल एक्सपेंस किया, तो मेडिकल एक्सपेंस करने से भी आपको डिडक्शंस मिल सकता है। क्या कह रहा है सर, मेन पॉइंट को समझे। Any amount paid otherwise than by way of cash on account of medical expense incurred on the health of the assessee or his family member or his parent who is a senior citizen and no amount has been paid to effect or keep in force in insurance on the health of such person. मतलब इंश्योरेंस से कोई पैसा नहीं डाला गया। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है या मेडिक्लेम जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपका मेडिक्लेम रहता है तो नॉर्मली हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेडिक्लेम से हॉस्पिटल वाले खर्चा उठाने के लिए बोल देते हैं और ज्यादा बिल करके आपका पूरा इंश्योरेंस को खत्म करने के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर मानो आपने इंश्योरेंस से कोई भी खर्चा नहीं लिया, मानो आपका मेडिक्लेम है 3 लाख का, आपने वहां से 1 पैसा नहीं लिया, लेकिन आपका मेडिकल एक्सपेंस हुआ है, तो क्या अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस आपने खर्चा नहीं किया, कैश खर्चा नहीं, मतलब बेसिकली नॉट बाय वे ऑफ कैश बट आपने अपने से कोई पेमेंट किया, तो अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ 50,000 इन केस ऑफ ए वन पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। अगर आपका माँ बाबा में से मानो फादर का एज नॉर्मली ज्यादा होता है, मानो फादर 65 के हैं, माता जी 58 के हैं, तो माता मेरा 58 के हैं, पापा मेरा 65 के हैं, तो पापा मेरा सीनियर सिटीजन बन गए पर माता मेरा अभी भी सीनियर सिटीजन नहीं बने, अभी सीनियर सिटीजन बन जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। वुड बी, ठीक है, मतलब माता जी वुड बी है पर पापा बन गए। ये ओरिजिनल में भी मेरा यही केस है, पापा सीनियर सिटीजन है पर माता अभी भी वुड बी है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ऐसा है कि वन पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन in respect of whom insurance premium is paid and the other is a senior citizen on whom medical expenditure is incurred, the total deductions cannot exceed 50,000. माने बस इतना कहना चाहता है कि सब्जेक्ट टू कैप ऑफ 50,000, अगर एक पेरेंट भी सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जिनके लिए आप खर्चा कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी भर रहे हो, ठीक है, और इधर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मेडिकल का खर्चा भी कर रहे हो, बट मैक्सिमम आप 50,000 ही ले सकते, मतलब इंश्योरेंस का खर्चा भी लेना है, इधर मेडिकल एक्सपेंडिचर भी करना है, 1 लाख वो उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। 50,000 कैप लगा दी, वही इसीलिए बोला सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ 50,000। पेमेंट इंक्लूडिंग कैश पेमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम लोग हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, ठीक है, ये एक रेगुलर आजकल थोड़ा फैशन भी हो चुका है, कुछ हो ना हो फुल बॉडी चेकअप कर लो, ठीक है सर, ये करना चाहिए ना, पता नहीं सर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, पर मैं तो देखता हूँ कि ज्यादा चेकअप करके इंसान और ज्यादा अपने आप को मेरा ये है मेरा वो है। हाँ, आजकल तो किसी के घर पे डायबिटीज है तो सबको चिल्ला चिल्ला के बोलते पता है मेरा डायबिटीज है, मैं ये इतना गोली खाता हूँ, इतना दवाई लेता हूँ, मतलब तबीयत खराब आज के डेट में एक स्टेटस जैसा हो गया है सबके घर में, मेरे घर पे भी। मैं तो वही सोचता हूँ कि ये खतरनाक चीजें हैं और उसके लिए हमेशा एक प्रिवेंटिव चेकअप के लिए जाना एक नॉर्मल सा फैशन हो चुका है, ठीक है। मतलब रोग से ज्यादा हम लोग मन से रोगी बन गए सर आजकल। जो भी हो लेकिन क्या करें सर, हेल्थ बड़ा कंसर्न होता है, अपनों के लिए सबको डर लगता है, सबको डर लगता है सब। अब इसी डर के चक्कर में फैशन डर में बदल गया या डर फैशन में बदल गया, डोंट नो सर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग जाते हैं, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। सीवियर केस तो अलग है, सीवियर केस बहुत सारे होते हैं जिनका कुछ पैदाइशी प्रॉब्लम हो, उनके लिए तो जाना ही पड़ता है, या कोई बड़ा डिजीज हो गया हो तो चेकअप के लिए जाना पड़ता है, नो डाउट सबके लिए घर पे प्रॉब्लम है। लेकिन किसी किसी घर में मैं देखता हूँ कुछ नहीं है फिर भी क्या हुआ रे, नहीं सर्दी बुखार ज्यादा हो रहा है, तो बुखार ना भी होता है ना, मतलब फीवर होता नहीं फिर भी मंथ में एक बार डॉक्टर विजिट कर ही लेते हैं। अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ ₹55,000 in aggregate subject to the overall individual limit of 25 or 50,000 as the case.
मतलब इसमें भी एक आपको डिडक्शंस मिल रहा है 5,000 का डिडक्शंस, अगर आप प्रिवेंटिव चेकअप के लिए भी जाते हो आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक आपको सिंपल बात बता रहा है, ये 5,000 जो आप प्रिवेंटिव चेकअप के लिए खर्चा करोगे ना, कैश पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा पेमेंट लोग कैश ही करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट 25 और 50, मतलब अगर आप सीनियर नहीं हो, अब आप बिलो 60 हो, तो 25 आपका लिमिट है, जिसमें ये 5 घुस जाएगा। और अगर आप सीनियर हो, 50,000 आपका ओवरऑल लिमिट है, उसमें भी ये 5 घुस जाएगा। सब्जेक्ट टू लिमिट 50,000, तो फिर ये बोलने का क्या जरूरत है सर, अगर मानो किसी का इंश्योरेंस का नहीं है, किसी ने इंश्योरेंस में खर्चा नहीं किया, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह में 50,000 खर्चा नहीं किया, लेकिन 5,000 का प्रिवेंटिव चेकअप में खर्चा किया, तो 5,000 का दिखा सकता है ना, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन 5,000 ले सकता है ना, क्या दिक्कत, ले लेंगे। हेलो, अरे 5,000 से अगर ऐसा हो जाए, आपका स्लैब में चेंजेस हो जाए, मानो आप बात को समझो, मानो आपका इनकम बना है 10,05,000, आपका इनकम बना है 10,05,000, ठीक है, या 10,04,999, ठीक है, ये आपका इनकम बना है मानो। अगर आप यहाँ से 5,000 हटा दोगे, तो कितना इनकम बच जाएगा आपका? 9,09,999, ऐसा होगा क्या? मतलब बिलो 10 लाख में रह जाओगे आप। तो बिलो 10 लाख में जब रह जाओगे, तो आपका टैक्स लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे अप टू 2.5 नील, ग्रेटर देन 2.5 टू 5 लाख 5%। मैं नॉर्मल स्लैब में बात करूंगा सर, ठीक है, 115 बीएससी जब जरूरत होगा तभी बोलूंगा, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन भी एग्जाम में वैसे ही पूछेगा, 115 बीएससी मेंशन करेगा। अच्छा, अगर कुछ नहीं करेगा तो आप कर जरूर करना, 115 बीएससी से भी दिखाना। बट अगर क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, यूज रेगुलर प्रोविजन, देन यू हैव टू यूज रेगुलर प्रोविजन। बट अगर कुछ नहीं मेंशन करेगा, तो आप देख लो जिसमें ज्यादा बेनिफिट है उसको यूज करो। अच्छा, 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख at the rate 20, और ग्रेटर देन 10 लाख 30। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर आप 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में हो तो 20%, तो इसमें आप 20% स्लैब में आ जाओगे। और अगर आपका इनकम 1% भी 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो आपका नेक्स्ट स्लैब भी काउंट हो जाएगा। इसलिए 5,000 का भी डिडक्शन अगर कहीं पर मिलता है, और उसका बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बोलो सर, ETD क्लियर हुआ कि नहीं? अरे 80D क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। थैंक यू सर। 80DD ये क्या है? 80DD क्या है सर? मेंटेनेंस ऑफ इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ये सब कल भी बताया था, लेकिन आज आपका अमाउंट के साथ याद दिला रहा हूँ। Any amount incurred for the medical treatment, including nursing training and rehabilitation of a dependent disabled, including nursing, sorry nursing training नहीं, including nursing, ठीक है, मतलब नर्स का भी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो नर्स का जो भी जरूरत होता है उसका। नर्सिंग ट्रेनिंग मतलब आप ये ना समझ लो कि नर्स जो ट्रेनिंग करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, नर्सिंग नहीं, वो नहीं। एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है, मतलब फिजिकली चैलेंज्ड, कुछ प्रॉब्लम है, इनके केस में आपको फ्लैट डिडक्शंस मिलता है 75,000 का, फ्लैट, कोई लिमिट नहीं दिया, पूरा का पूरा 75,000 आप माइनस कर सकते हो, फ्लैट डिडक्शंस, फ्लैट 75,000। डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए जो भी आप खर्चा करोगे 75,000 पूरा का पूरा ले लेना, जो भी खर्चा करो मैटर नहीं करता, 75 पूरा फ्लैट डिडक्शन। Any amount paid or deposited under this scheme framed in this behalf by the LIC or any other insurer
और एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी एंड अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अगर कोई भी खर्चा आप किसी पर्टिकुलर फंड में जमा कर रहे हो जो बोर्ड अप्रूव किया है, ठीक है, तो भी। और ये जो 75,000 है नॉर्मल केस में, मतलब नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75, और अगर डिसेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है मतलब 80%, ज्यादा डिसेबिलिटी कैसे बोलेंगे, जो लोग डिसेबल होते हैं ना, आप लोग शायद अगर कोई कनेक्शन में है या कोई फ्रेंड वगैरह है या कोई भी, अगर उनसे पूछोगे तो वो बताएगा आपको कि आप सीवियर में आते हो कि नहीं है। तो 80% डिसेबल मतलब आपको बता देगा कि मतलब डिसेबिलिटी का परसेंटेज डॉक्टर मेंशन कर देता है कि ये 80% डिसेबिलिटी है। जैसे कि कोई आंख में बहुत हल्का दिखता है, किसी को थोड़ा ज्यादा दिखता है पर हल्का दिखता है, नॉर्मल जो भी है, लेकिन अगर उसका आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो सीवियर डिसेबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। द फ्लैट डिडक्शन शैल बी 1,25,000, ठीक है। तो ये सब दुख का मैटर है सर। तो ये सब सिचुएशंस में भी गवर्नमेंट आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही करुणा दिखाते हैं और आपको डिडक्शंस के लिए भी अमाउंट देते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट के बारे में बोल दिया, ये जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड के बारे में बोला ना, एक वर्ड मेंशन किया सर, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अब हु कैन बी डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है, कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल उनके स्पाउस, मतलब हस्बैंड की वाइफ, वाइफ के हस्बैंड, मियाँ के बीबी, बीबी के मियाँ। सर ये क्या बात, हाँ सर वही तो है, उर्दू में वही तो बोलता है। चिल्ड्रन, बच्चा लोग, पेरेंट्स, माँ बाबा, ब्रदर सिस्टर, इंडिविजुअल का भाई बहन। सर HUF कोई भी मेंबर, जॉइंट फैमिली बिजनेस में कोई भी मेंबर जो डिपेंडेंट में काउंट होता है। सर लिमिट क्या है, एन अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड सेम कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड, अच्छा लिमिट मैंने आपको बता ही दिया। पर्सन मेंशन इन कॉलम 2 शुड बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन मेंशन इन कोरिस्पोंडिंग कॉलम 1 फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। अच्छा बेसिकली ये जो बताया ना, मतलब ये जो बंदा है ये सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए, जैसे इंडिविजुअल के ऊपर स्पाउस डिपेंड करता है, चिल्ड्रन डिपेंड करता है, माँ बाबा डिपेंड करता है, ब्रदर सिस्टर डिपेंड करता है, और HUF में मेंबर डिपेंड करता है। तो वही बताना चाहता है कि इंडिविजुअल हो या HUF, उसके ऊपर जो भी डिपेंड करता है, किसके लिए डिपेंड करता है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। Such person should not have claim deduction under section 80U. Very important point sir, VVIP point है। अगर कोई बंदा 80U में डिडक्शन क्लेम करता है, जो मैंने आपको कल लिखाया था, अगर आप 80U में डिडक्शन क्लेम करते हो तो 80DD में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। हेलो, अगर आप 80U में डिडक्शन क्लेम करते हो तो 80DD में क्लेम नहीं कर पाओगे, या फिर वाइस वर्सा, क्योंकि 80U भी सिमिलर बात करता है सर। 80U इज ऑल्सो सिमिलर कैटेगरी में बात करता है। क्या बात करता है सर, दोनों चीज के लिए सेम क्यों दिया सर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। डिडक्शंस इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एनी पर्सन हु सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, टू बी पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जो खुद के लिए भी करता है, ठीक है। एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, हु इज सर्टिफाइड विद मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको फ्लैट डिडक्शंस अपने लिए जो भी खर्चा होता है उनका 75,000 इनका पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड फ्लैट डिडक्शन ऑफ 1,25,000 इन केस ऑफ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, जैसे 80% और मोर के केस। तो ये इंडिविजुअल अपने लिए करे तो उसको मिलेगा। तो अगर कोई इधर मिलता है तो उसको 80DD में, अगर कोई डिपेंडेंट किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है तो वो करता है तो आपको कोई एक जगह में मिलेगा, दोनों जगह में एक साथ नहीं मिलेगा। मतलब 80U इज फॉर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो अपने लिए करता है, और 80DD मतलब जो किसी के लिए कोई और करता है, मतलब जो कोई इंडिविजुअल, उनके ऊपर उनका माँ बाप डिपेंडेंट है, उनके ऊपर उनका बच्चा लोग डिपेंडेंट है, उनके ऊपर उनका चिल्ड्रन डिपेंडेंट है, उनके ऊपर उनका पेरेंट्स डिपेंडेंट है, उनके ऊपर कोई उनका स्पाउस डिपेंडेंट है, उनके लिए लागू। बोलो सर, क्लियर, क्लियर हुआ सर, बोलो। আরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? यस सर। हाँ सर। 80DD हो गया, 80DDB सेक्शन तो कल भी बोला था। देखिए रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर के लिए भी लागू होता है, मतलब जॉइंट फैमिली। डिडक्शंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज आर रेलेवेंट।
सरकार के द्वारा घोषित किया हुआ स्पेसिफाइड डिजीज या एलिमेंट्स, कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम है, बड़ा सा कोई रोग है, तब ये पर्टिकुलर सेक्शन आता है। फिर इसमें कौन खर्चा करेगा? कोई इंडिविजुअल। किसके लिए करेगा? खुद के लिए कर सकता है। मतलब ये कोई डिसेबलमेंट नहीं है, लेकिन कोई बड़ा रोग है, बड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ। फॉर हिमसेल्फ और हिज डिपेंडेंट बीइंग स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर सिस्टर सिर्फ वही ले सकते हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट, जो होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। मतलब अगर भाई बहन मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स, मिस्टर एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है या मिसेस एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, या मिस एक्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिसेस ही होगा। मतलब कोई इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसका माँ बाप, उसके स्पाउस, उसके बच्चा, उसका बाबा, उसके भाई बहन, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए खर्चा करता है। ठीक है, तो उसमें ये 80DD भी आ जाता है। किसके लिए खर्चा कर रहे हैं? कोई स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट्स के लिए, कोई स्पेसिफाइड डिजीज। ठीक है, और एचयूएफ के लिए एनी मेंबर। स्पेसिफाइड डिजीज जो भी गवर्नमेंट मेंशन करेगा, बड़ा सा रोग जो होता है नॉर्मली, कैंसर, एड्स, बहुत बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लमैटिक रोग है, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मेंशन भी करता है, जो बड़ा क्रिटिकल लेवल में होता है, ऐसे रोगों के लिए अगर कोई खर्चा होता है एज पर मेंशन, तो उस पर वो आता है। अब रोग का डिटेल्स अगर कुछ मिलेगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअल सम पेड और 40,000, एक्चुअल सम पेड और 40,000। सर जितना पे करोगे या फिर 40,000। इसमें और एक चीज मतलब बेसिकली जोड़ दिया गया, 1 लाख इफ द पेमेंट इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए सीनियर सिटीजन। अगर ये पेमेंट मानो कि कोई आपका पेरेंट जो है, किसी का पेरेंट जो है वो मानो सीनियर सिटीजन है, मतलब अबव 60। ठीक है, तो इंडिविजुअल अगर अपने सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए खर्चा कर रहा है, तो उसमें लिमिट दे दिया 1 लाख का, लिमिट है ऑब्वियसली। तो नॉर्मली आप नॉन सीनियर है, डिजीज या एलिमेंट्स के लिए खर्चा हो रहा है, तो 40,000 का लिमिट है। बट अगर सीनियर है तो 1 लाख का लिमिट, मतलब जिसके पीछे खर्चा हो रहा है। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखें सर। बोलो सर, कोई क्वेश्चन आ रहा है? স্যার বলছি যে মোর দ্যান 1% উপর যদি খরচা করা হয় তাহলে কি লিমিটটা বেড়ে যাবে? नहीं, लिमिट वही रहेगा। मतलब ये रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब अपने लिए भी कर सकता है। मतलब मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया, मतलब खुद के लिए भी कर रहा है, अपने स्पाउस के लिए भी कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल सम पेड, हाँ मतलब हाँ, अगर इंडिविजुअल भी करेगा तो पर पर्सन पे ये लागू होता है। यस, पर पर्सन पे ही, पर पर्सन पे ही। यू आर राइट, तब लिमिट बढ़ जाएगा। एक्चुअल सम पेड 40,000, 1 लाख if the payment is for medical treatment of a senior whichever is less। ठीक है, whichever is less मतलब 1 लाख, या फिर आपने पे खर्चा किया मानो 80,000, तो 80,000 आप डिडक्ट कर पाओगे। और अगर 40,000 अगर आपने खर्चा किया तो मैक्सिमम 40, अगर 35 है या 30 है तो 30 दे पाओगे। अच्छा, इसमें एक चीज बात देखना सर, माइनस करना पड़ेगा आपको। इंश्योरेंस तो नॉर्मली होता ही है, ठीक है, तो इंश्योरेंस अगर आपका है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको पैसा मिलेगा, से फॉर एग्जाम्पल आपका खर्चा हुआ 80,000 का और आपका इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हुआ 70,000 का, तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो 80,000 अगर आपने खर्चा किया और 70,000 आपका इंश्योरेंस से रिम्बर्स हुआ है, तो आपको डिडक्शन 10,000 मिलेगी। दिस इज 80 DDB। लो बेटा, हो जाएगा सर? बोलो सर, क्लियर है ना? হ্যাঁ স্যার। 80E, 80E ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, पढ़ने के लिए, पढ़ाई करना है ना, लोन लेते हैं लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। Such loan is taken for pursuing his higher education or higher education of his or her relative। अगेन खुद के लिए भी ले सकता है या किसी के अपने रिलेटिव के लिए ले सकता है। रिलेटिव मतलब वही स्पाउस, चिल्ड्रन एटसेट्रा। ठीक है,
of the individual or the student for whom the individual is the legal guardian. अगर कोई स्टूडेंट का टीचर उसका लीगल गार्डियन बनके भी दे रहा है वो भी ले सकते, ठीक है। The deduction is available for कितना डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर। The year of commencement of interest payment मतलब जब से आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होगा and 7 assessment years immediately succeeding the initial assessment year। मतलब मानो आपका पेमेंट चालू होता है, आपका पेमेंट चालू होता है, से फॉर एग्जांपल आपने 2022-23 में ग्रेजुएट हुए, ठीक है, आपका लोन लिया हुआ था, ठीक है, आपने एमबीए कर लिया या समथिंग लाइक दैट, आपने एमबीए ग्रेजुएट हो गए, 22-23 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब से आपका लोन का इंटरेस्ट पेमेंट चालू होगा, नॉर्मली 1 साल बाद होता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, से फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं कि 24-25 से मानो आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होता है एंड 7 असेसमेंट ईयर मतलब इमीडिएटली सक्सीडिंग मतलब 24-25 के नेक्स्ट 7 साल 25-26 इस तरह से 7 साल 7 इयर्स टोटल 25-26 26-27 27-28 29-30 इस तरह से 7 साल जो इनिशियल असेसमेंट ईयर के साथ और until the interest is paid in full by the assessee whichever is higher। Until the interest is paid in the full मतलब जब तक पूरा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो जाता by the assessee whichever is earlier, इसमें जो भी इंटरेस्ट को पेमेंट करेगा उस सारा इंटरेस्ट अमाउंट को डिडक्शन के तौर पे ले सकता है। नॉर्मल रूल कहता है कि जब से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और उसके 7 साल तक का पूरा वैल्यूएशन वो माइनस कर सकता है, या फिर until the interest is paid in full by the assessee जो भी पहले हो, इन दोनों में से जो भी पहले हो। अगर 7 साल वाला केस पहले होता है तो वो, या फिर जब पूरा इंटरेस्ट पेमेंट पहले हो जाएगा वो जो पहले होगा उसी के हिसाब से उनको डिडक्शंस मिलेगा जिस पर्टिकुलर ईयर में वो डिडक्शंस भरेगा, या फिर 7 साल तक भरता रहेगा डिडक्शंस मिलता रहेगा, या फिर एक सर्टेन अमाउंट में एक बार में भी दिखा सकता है। आगे क्वेश्चन करेंगे, ये सब टॉपिक आपको और क्लियर होगा। 80 का मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए सोचा तो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कराते जाऊंगा आपको और समझ में आ जाएगा कि अच्छा कैसे कैलकुलेशन करना। 80 भी सुन लो थोड़ा। डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑफ लोन बोरोड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सर इसको ना कंफ्यूज मत करना, मतलब ये 80 जो है ये ग्रॉस टोटल इनकम का डिडक्शन है। मतलब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर भी हाउसिंग लोन लेने का डिडक्शन देखते हैं, लेकिन दैट इज हाउसिंग लोन डिपार्ट मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर का है, लेकिन ये अलग से है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोला जा रहा है 80 के तहत अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो, कहां से? बैंक से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, गवर्नमेंट नोटिफाइड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से भी आप लिए हो, इसमें आपको डिडक्शंस मिलेगा अप टू 50,000 वुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक कंडीशन है, 50,000 तक आपको डिडक्शंस मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर, लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन एक कंडीशन है, लोन सैंक्शन 16-17 के बाद होना चाहिए, सॉरी 16-17 में होना चाहिए, शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16। लोन सैंक्शन 35 लाख से नीचे होना चाहिए और घर का वैल्यू 50 लाख से कम या इक्वल होना चाहिए, मतलब 35 लाख या इक्वल लोन, 35 लाख से कम या उसके इक्वल लोन, लेस देन इक्वल्स टू 35 लाख, मतलब 35 लाख या उससे कम का लोन होना चाहिए, घर का वैल्यू 50 लाख या उससे कम होना चाहिए। द एसएससी शुड नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ द लोन। मतलब 16-17 में जब उनको लोन सैंक्शन किया गया है उस टाइम पे उनका कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए, मतलब जिसका घर नहीं, जिसका पहली बार घर हो रहा है उनके लिए ये 50,000 के डिडक्शन 80 के तहत, ये है कॉन्सेप्ट। सर मतलब सेल्फ मतलब खुद के रहने वाले घर जो है उसके लिए, हाँ खुद के रहने के लिए जो घर रेसिडेंशियल, लेट आउट वाला नहीं, क्योंकि वो तो नहीं। पूरा डिडक्ट हो जाता है। हाँ लेट आउट वाला नहीं सर, जो घर में ये तो लिखा है एकदम क्लियर बोला है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए, अपने रहने के लिए, भाड़ा देने के लिए नहीं। अब बाद में आप उसको भाड़ा देते हो वो अलग बात है, लेकिन जब आप बना रहे हो तब उसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब एक होता है, देखो कुछ घर होता है जो बिजनेस के लिए ही बना जाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो अलग चीज होता है, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी
जो घर हम लोग नॉर्मली रहने के लिए करते हैं। और देखो सर, नॉर्मल तौर पे बहुत सारा बात लॉ में तो लिखा रहता है। जैसे मानो बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, जैसे नॉर्मल लोकेलिटी में घर बनाया, वो रेजिडेंशियल ही है, इलाका भी रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल एरिया में घर बनाया, फिर बाद में भाड़ा देंगे। वो सब चीज़ में सरकार उतना दिमाग नहीं लगाती, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं भाड़ा देने के लिए, जैसे बड़े बड़े कॉमर्शियल जो हाउस बनता है कोलकाता के अंदर, बॉम्बे दिल्ली, बड़े बड़े जो कॉमर्शियल, इवन छोटे शहर में भी कॉमर्शियल हाउस आजकल बन रहा है, तो वो तो पता ही चल रही है कॉमर्शियल, दुकान भाड़ा देगा, है ना, चेम्बर भाड़ा देगा, बहुत कुछ। लेकिन ये एक रहने का घर, ऐसा सिंपल। স্যার 24B তে ডিডাকশন পাওয়ার পরও মানে এখানে এক্সট্রা ডিডাকশন পাবে? यस, यस मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, जिस दिन आप ये लोन लेने के दिन पे आपके नाम पे दूसरा कोई घर होना नहीं चाहिए, आपके नाम, पापा का होने से चलेगा। ষোলোসতেরোই হতে হবে, हाँ মানে এই প্রিভিয়াস এটা 16-17ই হতে হবে। हाँ, ये 16-17 में ही बोला था, सैंक्शन हुआ होना, बाद में के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला। 80EA क्या है? Deductions in respect of interest payable on loan taken from a financial institutions, बैंक और HFC। सर HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया जो सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस के लिए है। जैसे आपको बता दूं, HDFC बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल मार्च हो गया है, और HDFC बैंक है, अलग है सर। HDFC बैंक जो है वो बैंकिंग का काम करता है, और जो नॉर्मल HDFC है वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बट रिसेंटली 2022 में दोनों का मार्च हो चुका है। जैसे LIC हाउसिंग, रेपको हाउसिंग, साउथ बेस्ड एक कंपनी है, ये लोग सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, और भी है बहुत सारे, जस्ट एग्जाम्पल दिया हम आपको। तो क्या बोलते हैं 80EA, क्या बोलते हैं? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम एन FI, बैंक और HFC फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगेन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कितना डिडक्शन मिलेगा? इन केस ऑफ ए प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर आप उस पर खुद सेल्फ रहने के लिए कर रहे हो, द डिडक्शन वुड बी ओवर एंड अबव द डिडक्शंस ऑफ 2 लाख अंडर सेक्शन 24। सर क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो, ठीक है, in case the property is self occupied, the deductions will be over and above the deductions of 2 lakh under section 24. For example, if the interest payable is say 3,80,000 on loan taken from financial institution for the acquisitions of residential house, 2 lakh can be claimed as deduction under section 24 subsection B. ये 24 subsection B कहाँ से आया? ये हाउस प्रॉपर्टी से आया है, आप लोगों को पता है, ठीक है। एंड 1,50,000 आप 80EA के तहत भी ले सकते हैं, and 1,50,000 as deductions under section 80EA, even though for let out property there is no limit under section 24 by virtue of section 71 subsection 3A, set up of loss from house property against any other head of income is restricted to 2 lakh. Hence the excess interest payable can be claimed under section 80EA subject to fulfillment of prescribed conditions. सर दिमाग का दही बन गया, इतना सारा बात, लेकिन सर इसमें सारा पॉइंट आप लोगों को पता है, इसमें सारा पॉइंट आपको पता है। मैं पहले आपको ना थोड़ा अमाउंट बता कि अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन का, लोन कहाँ से लिया? बैंक या हाउसिंग फाइनेंस से, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के कारण आपको डिडक्शन मिलता है अप टू 1.5 लाख would be allowed in respect of interest payable on loan taken from FI for acquisitions of house property. हाउस प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने के लिए, मतलब सिंपल बात है, घर बनाया या फिर फ्लैट खरीदा, ठीक है। लोन का कुछ कंडीशंस है, मतलब इस पे कंडीशन कुछ दिया है डिडक्शंस का। क्या बोला? लोन शुड बी सैंक्शनड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022। इस पीरियड में आपका लोन सैंक्शन हुआ होगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब घर का जो स्टैम्प वैल्यू है, ठीक है, वो लेस देन 45 लाख होना चाहिए।
द इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। मतलब जो बंदा अपना टैक्स लायबिलिटी बना रहे हैं यहाँ पर एसएससी जो है, लोन लेने के दिन पे उनके नाम पे कोई घर नहीं है, और इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। मतलब अगर आप इस सेक्शन के तहत एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर क्लेम कर चुके हो, ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी आपको अगर नहीं है तभी जाके आप 80EE में आ सकते हो। तो मतलब एक साथ 80EE का भी मजा लेना है और 80EE का भी मजा लेना है, ये संभव नहीं है। या तो EE का मजा लो या तो EE का मजा लो, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये तो रहा कंडीशन, आप डिडक्शन ले सकते हो अप टू 1.5 लाख तक इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम एन एफआई फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब आपके मन में चल रहा है तो सर यहाँ पर जो इतना सारा बात कह दिया इसका क्या? सर वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हो तो आपका हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कवर कर चुके हो, जो नहीं किए हो उनको भी मैंने नॉर्मल टोटल इनकम कराने के टाइम पे भी बार 2-4 क्वेश्चंस कराए, वहां पर भी दिखाया। सर क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना फिर से। हाउस प्रॉपर्टी कहता है अगर आप एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लेते हो ना और उसका इंटरेस्ट आप भरते हो लोन लेके, ठीक है, तो उसमें आपको मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन अवेलेबल होता है। हाँ, इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि लोन जो है 1499 के बाद होना चाहिए। अगर 1499 के पुराना लोन है तो आपका मैक्सिमम लिमिट 30,000 है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि लोन जो है ऑन और आफ्टर, ये हाउस प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी इंडिविजुअल लेवल में सेक्शन 24 के तहत, 24 सबसेक्शन बी के तहत आपको 2 लाख तक का लिमिट देता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। एसओ मीन सेलो, सेल्फ ऑक्युपाइड, और एलो मतलब होता है लेट आउट, ठीक है। मैं यहाँ पर एलो पे बात नहीं कर रहा करेंटली, मैं सेल्फ ऑक्युपाइड पे बात कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या कहता है, इन केस द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड द डिडक्शंस वुड बी ओवर एंड अबव द डिडक्शंस ऑफ 2 लाख। मतलब जो 2 लाख आपको यहाँ मिलता है उससे भी ज्यादा डिडक्शंस आप ले सकते हो। मतलब क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट पेबल इज से 3,80,000, मानो कि आप लोन का इंटरेस्ट भर रहे हो सालाना 3,80,000 का, अगर आप 3,80,000 का डिडक्शंस भर रहे हो ऑन लोन टेकन फ्रॉम एफआई और एचएफसी व्हाटएवर फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपका इंटरेस्ट अमाउंट है 3,80,000 का, 2 लाख कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। यस, आप 24B में 2 लाख आराम से ले लेना। 24B में 2 लाख तो आपको बिल्कुल क्लेम मिलेगा। 3,80,000 का आपका इंटरेस्ट है तो 24B जो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है वहां से तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। एंड उसके साथ साथ 1.5 लाख एज डिडक्शंस, 1.5 लाख एज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80EE। बात समझे सर? मतलब 2 लाख तो मिलेगा ही, साथ में और 1.5 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। लोन 1 अप्रैल 2019 से 2022 के बीच में होना चाहिए, स्टैम्प वैल्यू 45 लाख के नीचे का होना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीद लेने के लोन सैंक्शन के टाइम पे दूसरा कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, और आप 80EE में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल होता है तभी जाके आप ये क्लेम कर सकते हैं। मतलब 3 लाख से 2 लाख भी माइनस होगा, 3,80,000 से, और 1.5 लाख भी माइनस होगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आया सर? साथ में ये भी बोलता है, साथ में ये भी बोलता है जैसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में ये भी चीज देखते हैं कि अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लेते हो, अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी चूज करते हो तो वहां पर आपको मैक्सिमम डिडक्शंस मिलता है लोन का इंटरेस्ट का 2 लाख 24B के तहत। लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी बनाते हो, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए हो रहा है तो इसमें आपको लोन का इंटरेस्ट मैक्सिमम डिडक्शंस मिलता है जितना इंटरेस्ट भरोगे, इंटरेस्ट पेबल, मतलब जितना इंटरेस्ट आप पे करोगे उतना डिडक्शन ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए बोलता है इवन दो फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी देयर इज नो लिमिट अंडर सेक्शन 24, जिसका मेन कारण है सेक्शन 71 सेक्शन 3 है, जो सेटअप ऑफ लॉस भी करते हैं। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड में एक्चुअली लॉस होता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड से तो कोई इनकम नहीं हो सकता ना। जिस घर में हम रहते हैं क्या वहां से हमको कोई इनकम होगा? तो लेट आउट से आपको इनकम होगा। तो लेट आउट इनकम के साथ हाउस प्रॉपर्टी लॉस एडजस्ट भी होता है। ऊपर से
हाउस प्रॉपर्टी के साथ सैलरी का भी एडजस्ट होता है, कितने तक का, 2 लाख का। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का लॉस खा जाते हो ना, तो उसमें भी आपको एडजस्ट कर देते हैं। 2 लाख तक का लिमिट है। तो वो बात यहाँ पर कर रहा है कि अगर आप इसके बारे में हमने कहाँ बात किया बोलो तो, सेटअप ऑफ लॉस में रिसेंटली बात की है सर। सेटअप ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। मतलब अगर कोई दूसरा हेड के साथ सेटअप मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को एडजस्ट करना है, 2 लाख तक एडजस्ट हो सकता है। हेंस द एक्सेस इंटरेस्ट पेबल कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80EE। मतलब अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में अगर आप एक्सेस इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 80EE में उसको आप क्लेम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। अब ये जो आपको मैंने अभी प्रोविजन समझाया, आगे आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊं, तो आपके मन में जो थोड़ा सा दुविधा है वो भी क्लियर करूंगा। ओके, लेकिन मैं इतना आशा रखता हूं कि आपको प्रोविजन समझ में आया। बोलो, क्या 80EE का प्रोविजन समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, तो आपको एक एक करके डिडक्शन नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा मैं डिडक्शन रिलेटेड अमाउंट और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा। बोलो सर, समझ में आ रहा है ये सर? नो? यस सर। सर 80EE इंडिविजुअल पे लागू होता है। डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम एन एफआई। एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और सर्टेन एनबीएफसीज फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं दे सकता, इसीलिए बोला या तो बैंक देगा या तो एनबीएफसी देगा। इस पे आपको डिडक्शंस कितना मिलेगा? 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शंस आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज ही चले जाओ इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आओ, जितना पेमेंट करोगे 1.5 लाख तक का अलग से टैक्स पेमेंट के टाइम पे छूट ले लेना, पूरा का पूरा। लेकिन इसमें और एक कंडीशन लगाया है सर, लोन शुड बी सैंक्शन्ड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023। मतलब ये जो अभी खत्म होने को है, आज मार्च का 1 तारीख है, 31 मार्च लास्ट डेट है। जो इसके बीच में करेगा उनके लिए 1.5 लाख है। अच्छा सर, तो फिर इसके बाद सर, इसके बाद जो भी न्यू स्कीम आया है उसमें देखना होगा डिडक्शंस में क्या किया है, उसके ऊपर डिपेंड करके अगर कोई अगर इसको रखा है तो रहेगा, अगर नहीं रखा है तो चला गया होगा। सरकार टाइम टू टाइम इसको हर फाइनेंशियल ईयर में रख भी सकता है, चेंज भी कर सकता है। करेंटली फॉर योर एग्जाम दिस इज एप्लीकेबल, दैट्स व्हाई मैं आपको ये बताया। अब नेक्स्ट डेट में क्या किया वो नेक्स्ट जब सेशन रहेगा उसमें बात कर लेंगे। सर 80G सभी एसएससी के लिए लागू होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, इतना याद रखना पड़ेगा सर, इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना है आप लोगों को, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। 80G सभी एसएससी के लिए लागू होता है। सभी एसएससी मतलब अरे कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, आपका पार्टनरशिप, एनी काइंड एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, जो भी एसएससी हो सकता है इनकम टैक्स में, हर किसी के लिए। सर 80G कल मैं 80G का क्वेश्चन भी कर पाया, कल के क्लास में ही हम लोग 80G सॉल्व किए। आप डोनेशन देते हो किसी फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ डिडक्शंस, 100% भी मिलता है, 50% भी मिलता है। कल मैंने आपको एक सॉल्व करवाया जिसमें मैंने 50% सॉल्व करवाया, बहुत सारा झमेला करके, है ना? डायरेक्टली माइनस नहीं हो जाता, एडजस्टमेंट करके होता है। कल के क्वेश्चन जो लोग किया है उसको समझ में आ गया। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ डिडक्शंस 80G के अंदर। 100% डिडक्शंस, अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, कोई लिमिट नहीं, 100% जितना दोगे उतना मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डाला। रिलीफ फंड में क्या काम करते हैं? साइक्लोन आता है, भूकंप आता है, फ्लड आता है, नेचुरल कैलामिटी, है ना, नेचुरल किसी भी तरह का, पहाड़ में धस नामता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, धस, हम लोग बंगाली में बोलते हैं धस, धस तो क्या बोलते थे, अरे वो भूस्खलन, हाँ मतलब पहाड़ टूट के गिर जाते हैं। हाँ लैंडस्लाइड, सॉरी, यस सर, वेरी गुड, लैंडस्लाइडिंग। जैसे केदारनाथ वगैरह में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, ये सब बहुत प्रॉब्लम है।
ये सब फंड काम होता है। नेशनल चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए। स्वच्छ भारत कोष, इसको साफ सुथरा रखने के लिए जरूरी है। गंगा को साफ किया जा रहा है, सिटी को क्लीन किया जा रहा है। अभी भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी में मोस्ट प्रोबेबली 2 सिटी का नाम मुझे याद आ रहा है। इंदौर, जिसमें जहां पर आज भारत का टेस्ट मैच चल रहा है, इंदौर इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से एक बना है। वाइजैक, बड़े शहरों में तो बहुत बड़ा नहीं है पर मीडियम है, तो फिर भी बहुत साफ सुथरा है। जो वाइजैक कभी गया है वो जरूर बात समझेगा। अगर थोड़ा सा हमें नियरेस्ट में भुवनेश्वर, काफी साफ सुथरा है। सर कोलकाता पता नहीं सर, बहुत पीछे होगा, बिल्कुल साफ नहीं है, एकदम साफ नहीं। इतना पॉपुलेशन का प्रेशर संभाल नहीं पाता है। बॉम्बे वो भी पीछे है। चेन्नई, बड़े शहरों में चेन्नई और बैंगलोर थोड़ा सा आता है। चेन्नई बैंगलोर साफ सुथरा है। जो भी हो, साफ सुथरा होना चाहिए ना सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्या करता है सरकार पता नहीं, सिर्फ पैसा मारता है। स्वच्छ भारत कोष, नेशनल डिफेंस फंड, सर बहुत बड़ा फंड है। जय जवान जय किसान, हाँ सर समझते हो ना। देश आजाद है, देश आजाद हुआ तो फ्रीडम फाइटर के लिए, और देश बचा हुआ है तो करेंट फ्रीडम फाइटर, मतलब जो फ्रीडम फाइटर नहीं है बट रोज भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरते हैं। ये तो हमारे भगवान है। किसी में महादेव है, किसी में कृष्ण है, हाँ, इन्हीं को रोज शरण करना चाहिए। पीएम केयर्स फंड एक्सेट्रा, यहाँ पर पैसा डालोगे 100% का आपको मिल जाएगा। सर 50% का क्या है? सर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में पैसा डालो। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में, कांग्रेस जमाने में बना है इसलिए नाम जवाहरलाल जी का है। इंदिरा गांधी मेमोरियल आज भी रखा गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन, 50% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। 100% डिडक्शन अमाउंट डोनेटेड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट अगर आप गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। यस सर, हम दो हमारे दो, जानते हो कॉन्सेप्ट क्या है? 2 बच्चे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये हमारे जो पुराने जनरेशन के लोग हैं ना, दादाजी है ना, उसके आगे का दादाजी जो भी है, इन लोगों ने क्या प्रॉब्लम किया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। विद ऑल रेस्पेक्ट टू रेस कास्ट, जो भी है, जो भी कर रहे हैं सर, इतना आबादी मत करो, इतना आबादी नहीं, चाहे किसी के नाम पे करो, ठीक है, आबादी मत बढ़ा। मतलब 4 5 6 7 8 10 12, ये बहुत खतरनाक है। एक तो जगह नहीं है, ये जो गलती किया है ना हमारे पूर्वज ने, उसका भुगत आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि घर एक है, अब 4 बच्चा, फिर बाद में वही 4 बच्चा छोटा सा घर में रहता है, फिर अपने बीच में मारपीट, फिर उनमें से जो थोड़ा सा कुछ काम कर लेता है बाहर चले जाते हैं, फिर कहीं जाकर जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, फिर जगह को ऑक्यूपाई करने के बाद वो जगह जो ग्राउंड हुआ करता था या फिर जमीन हुआ करता था वो घर में बदल जाता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर का लैंड कम हो जा रहा है, फॉरेस्ट कम हो जा रहा है, चलने का जगह नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल। इसलिए और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इनकम, पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। देश का जो संपद है वो सभी में बांटता है। ये क्या हो रहा है ना, मूर्खता है। तो इंदिरा जी 75 के दौरान, इंदिरा गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता। जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते, समझा के ही कर सकते हो। चेतना, कंससनेस बिल्ड कर सकते हो। जब इंसान कॉन्सियस होंगे, अपने आप समझेंगे, जीने का तरीका समझाएगा, ऑटोमेटिक करेगा, जबरदस्ती नहीं। इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था, बहुत खतरनाक हालत था, वो भारत का काला दिन के अंदर माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत खतरनाक सिचुएशन। तो गवर्नमेंट बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर, 2 से ज्यादा बच्चा नहीं। चाइना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बहुत, चाइना का भी पॉपुलेशन बढ़ बहुत हो गया था, मतलब ओवर टू मच पॉपुलेशन, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लिया। फिर अभी रिसेंटली चाइना में पॉपुलेशन का घटती हो गया था, मतलब डेफिसिट हो गया था, फिर चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया। अब करेंटली चाइना बोल रहे हैं कि 3 भी चाइल्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये फैमिली प्लानिंग के लिए भी अगर पैसे देते हैं, इसमें भी 100% डिडक्शन है डोनेशन में, सब्जेक्ट टू सम क्वालिफाइंग लिमिट। 50% deduction amount donated subject to qualifying limit, government or any local authority to be used for charitable purpose other than promotion of family planning। मतलब फैमिली प्लानिंग को छोड़ के, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को छोड़ के अगर कोई चैरिटेबल पर्पस में आप डोनेट करते हो, जैसे कि टेम्पल में, चर्च में, गुरुद्वारा में, मॉस्क में डोनेट करते हो, ठीक है, मंदिर को डोनेशन, चर्च को डोनेशन, गुरुद्वारा को डोनेशन, मॉस्क को डोनेशन एक्सेट्रा, इसमें भी आपको मिलता है। क्योंकि देखो सर, ये चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क, ये सब पब्लिक वेलफेयर में ही तो काम करता है ना। आपको पता है पुराने जमाने में भारत में, आज भी, लेकिन बहुत पुराने जमाने में भारत में मंदिर के अंदर सोना रखा जाता, गोल्ड। ये जो मंदिर में गोल्ड डोनेट करते हैं ना, क्यों जानते हो कि क्यों मंदिर में सोना चढ़ाया जाता है, सोना का चीज डोनेट किया जाता है? इसके पीछे मेन रीजन है, तब आरबीआई नहीं हुआ करता था, तो मंदिर ही आरबीआई बन जाता था। मतलब मंदिर इक्वल्स टू आरबीआई। जैसे भारत का तिरुपति टेम्पल, उनके पास बहुत सोना है। अब कोई बोलेगा कि सर इतना सोना है तो पब्लिक के काम पे क्यों नहीं लगाता? लगाता है सर, वो अपने हिसाब से लगाता है। वो जिस एरिया में है उस एरिया में डेवलपमेंट करता है। तिरुपति बहुत काम करता है, जिनको पता नहीं है वो सिर्फ फालतू में टीवी में आके फालतू में वक्त देता है, करता है। साईं बाबा ट्रस्ट जो नासिक में है, बहुत सारे ट्रस्ट, बेलूर मठ काम नहीं करता, बहुत काम करता है। लेकिन मैं आपको पुराने बात कर रहा हूँ, गोल्ड क्यों चढ़ा जाता था? क्योंकि जब आपातकालीन सिचुएशंस होगा, जब महामारी होगा, जब बहुत खतरनाक हालत होगा, तब सोसाइटी को कौन बचाएगा? वही मंदिर बचाता था। मंदिर में लोग आश्रय लेता था, मंदिर का सोना को यूज करके लोगों को खाना खिलाने का पैसा मिलता था, क्योंकि वो सबका है। और जब हम लोग के देश में लुटेरा आया, मतलब बाहर का लोग जब भारत को अटैक किया, सबसे पहले भारत के मंदिर को अटैक किया, और अटैक करके मंदिर को जो ध्वस्त किया ना, उसके पीछे का मेन रीजन है कि मंदिर के अंदर जो सोना था, जो बेसिकली जो एसेट था, वो बेसिकली उन लोगों ने, ये चक्कर। लेकिन आज के डेट में कॉन्सेप्ट अलग है। आज भी हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा को डोनेट करते हैं, वो अपने अपनी सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। महाराष्ट्र में रिसेंटली साई ट्रस्ट ने, साई बाबा ट्रस्ट ने महाराष्ट्र में एक गांव में पूरा कुछ डेवलपमेंट काम करना था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साई ट्रस्ट से लोन लिया विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि वो मंदिर है ना, वो मंदिर है, तो वहां पर तो ऑब्वियसली वो सूद का काम तो नहीं करेगा, तो विदाउट इंटरेस्ट लोन लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए। मतलब ट्रस्ट के पास इतना पैसा है सर, और उससे गांव का डेवलपमेंट किया, सोलर पैनल, बहुत सारा काम किया। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साई ट्रस्ट को वो पैसा 3 साल में लौटा भी दिया। ऐसा तिरुपति में भी होता है, रामेश्वरम में होता है, बहुत सारी जगह में होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा डोनेशन का क्या काम हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ खराब लोगों के कारण, मंदिर का जो ट्रस्ट के कारण खराब होते हैं, वो अलग बात। ठीक है, आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ सर, और कुछ नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पर पैसा देने का क्या जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया क्लियर भी होना चाहिए। अच्छा, तो ये क्या था सर? ये था 80G रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कहाँ 100% मिलेगा, कहाँ 50% मिलेगा। कल एक क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर मैंने आपको हिसाब दिखाया कि कैसे करना है। ये देखो, ये कंप्यूटेशन का टेक्निक बता रहा है, यहाँ कंप्यूटेशन टेक्निक भी यहाँ पर मेंशन किया है कि कैसे आप ये डोनेशंस वगैरह 80G का कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से कंप्यूट एडजस्ट द ग्रॉस टोटल इनकम इज रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग। मतलब 80G छोड़ के बाकी जो भी डिडक्शन है उसको हटाना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111 है तो उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112 का है तो उसको हटाना पड़ता है। हटाने के बाद टोटल इनकम का 10% लिया जाता है। फिर जो एक्चुअल डोनेशन मिलता है विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, जिसका क्वालिफाइंग लिमिट है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। फिर 2 और स्टेप 2 और 3 में जो लोअर होता है, ठीक है, उससे मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। ये मैं कल करवा दिया। The said deduction is adjusted first against donation qualifying for 100% deductions। पहले जिसमें 100% डिडक्शन है वो अप्लाई करना, ठीक है, और फिर अगर कुछ बैलेंस बचता है तो उसमें 50% एडजस्ट, तब जाके 80G कंप्लीट होता है। सर अब ये मत पूछना कैलकुलेशन कैसे होता है, मैं करिए क्वेश्चन कर, आगे भी मिलेगा तो मैं आपको, ठीक है, मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। मैं क्वेश्चन रेडी किया,
तो कल के क्लास में मैं आपको, कल नहीं नेक्स्ट वीक के क्लास में मैं आपको डिडक्शन रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करूंगा। सर 80 बता दो। अच्छा, और एक बात यहाँ पर मैं बोलना भूल गया, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 इन पेड इन कैश। याद रखना, 2000 तक का कैश पेमेंट करोगे और उसका बिल भी लोगे डोनेशन का, तो डिडक्शन दिखा सकते हो टैक्स में। बट 2000 के ज्यादा कैश पेमेंट करोगे, 2000 के ज्यादा कैश पेमेंट करोगे, तो डिडक्शन नहीं दिखा सकते। तो सर क्या करें? ऑनलाइन ट्रांसफर करो, चेक से पेमेंट करो, कुछ भी, पर कैश पेमेंट ना करो। $80 रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। सर रेंट देने का मिलेगा बोल रहा है, इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। सर किसको मिलेगा? जिन्हें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता। सर किसे मिलता है हाउस रेंट अलाउंस? सैलरीड पर्सन को मिलता है। कंपनी आपको जॉब देता है ना, कंपनी आपको जॉब देता है ना, तो जॉब देने के बाद ज्यादातर सरकारी लेवल में होता है, प्राइवेट लेवल में भी होता है, प्राइवेट जॉब में भी होता है, टाटा रिलायंस वगैरह के, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। मतलब आप जहां पर भी रहोगे उसका रेंट का जो खर्चा है वो आपको कंपनी पे करेगा। सर कहीं पर कंपनी खुद का भी घर देता है, हाँ, वो उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं, सैलरी चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ाया जाता है सर। RFA वो अलग चीज, लेकिन यहाँ पर अलाउंस का बात है तो हम लोग अलाउंस में बात करें। इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, अगर किसी इंडिविजुअल को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है तो उनके लिए 80 का एक एरिया है, वो ले सकता है। कैसा है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस ले सकता है। टोटल इनकम का 25%। देखो सर ये 3 लिमिट है। टोटल इनकम का 25%, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम, और 5000 पर मंथ। इन तीनों में से जो लोअर होगा, लीस्ट का मतलब होता है लोअर, तीनों में से जो लोअर होगा वो डिडक्शन। नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एसएससी और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और HUF at the place where he ordinarily resides or perform the duties of his office or employment or carries on his business or professions। सर थोड़ा समझा दो सर, बहुत सिंपल बात है। मिस्टर एक्स कोलकाता का बंदा है, तो कोलकाता का बंदा है मतलब इसका रेसिडेंट भी कोलकाता का रेसिडेंट है, ऑफिस भी कोलकाता में है। और ये जो रेसिडेंट है ना, या तो ये उसके नाम पे है, या तो अपने बीवी के नाम पे है, या तो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे है, या तो वो कोई ज्वाइंट फैमिली का मेंबर है, और वो कोलकाता का ही बंदा है, कोलकाता में ही जॉब करता है, तो क्या कंपनी उसको HRA देगा? हेलो, आप यहाँ के हो, आप जहाँ का मुर्गी वहीं पर आपको जॉब मिला है, जहाँ का मुर्गी वहीं पर खाने को मिला है, तो क्या कंपनी आपको हाउस रेंट देगा? प्लीज जल्दी बताओ। अरे कोई कनेक्टेड है कि नहीं? बोलो सर। कनेक्टेड हो, आवाज आ रहा है, सुन पा रहे हो? हेलो, यस सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ सर, अगर आप जहां से बिलोंग करते हो वहां पर अगर आपका घर है तो आपको कभी भी HRA नहीं मिलेगा, तो वो कभी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन मानो, मतलब उनको ये डिडक्शंस कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मानो आप कोलकाता के हो, दिल्ली में जॉब के लिए गए, वहां पर कंपनी आपको HRA देगा रहने के लिए, और ये डिडक्शंस आप तभी ले सकते हो। या फिर आप बिजनेसमैन भी हो और आपको कोई प्रोफेशंस के लिए या बिजनेस के लिए भी आप कोई रेंट पे करते हो, हाउस रेंट अलाउंस अगर किसी तरह से आपका बिजनेस की तरफ से आपको मिलता है, तो इन दैट केस ऑल्सो बाहर रहते हो ठीक है, लेकिन जिस शहर में आप रहते हो वहीं पर आपका घर है और वहीं पर आप डिडक्शन मांगते हो, मतलब दूसरा जगह घर को रेंट पे लेके, तो आपको कभी अलाउ नहीं करेगा। सर पता कैसे चलेगा? सर जरूरत पड़ने से टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है। सर और 2-4 पॉइंट बता के छोड़ देंगे। 80 GGP इंडियन कंपनी के केस में होता है, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय इट टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब इलेक्शन कमीशन पे रजिस्टर्ड है, जितना कंट्रीब्यूट करोगे कैश छोड़ के पूरा का पूरा मतलब डिडक्शंस मिलेगा।
और 80 GGC any person other than local authority and an artificial juridical person funded by the government. ठीक है, एनी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, पर किसको छोड़ के? लोकल अथॉरिटी को छोड़ के। लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपल ऑफिस, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड ऑफिस, ठीक है, पंचायत ऑफिस, जिला परिषद, ये सब क्या है ना, ये लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, ये सब सरकार का बना हुआ है, उनके फंडेड से चलता है। उनको छोड़ के कोई भी पर्सन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, उनके केस में भी, बट इनको छोड़ के ना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना करेगा अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश डोनेशन का जो भी अमाउंट है डिडक्शंस के तौर पे वो ले सकता है। एंड दिस इज अबाउट 80 GGC। तो फिर पहले वाला क्या था? वो इंडियन कंपनी के लिए 80 GGB, कंपनी करे तो GGB और इंडिविजुअल लोग करे तो GGC। याद रखे इतना सा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट हो गया सर, डिडक्शंस में सारा ही बोल दिया, बस ये सर्टेन इनकम रिलेटेड है 80JJAA। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा थोड़ा डिटेल्स में, आपको नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार घर पे भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। 80JJAA, 80QQB, 80RRB, 80 TTB कल ही बोल दिया था, तो बस यही है, और 80 वो ऑलरेडी हो गया। तो ये दो सेक्शन थोड़ा डिस्कस करके, ठीक है, ये दो सेक्शन थोड़ा डिस्कस करके फिर सारा क्वेश्चन आंसर ही होगा, ठीक है। मैं सोचा था आज ही क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, बट सर एक्सप्लेनेशन करते करते क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं मिला, तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नेक्स्ट वीक में ही करेंगे, डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बस इसी तरह से पढ़ते जाओ, घर पे रिवाइज करते जाओ, कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। आज इतना ही है सर, टाटा। थैंक यू सर। ओके सर, Bye. थैंक यू, बाय सर। बाय।